Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार। आइए सर, स्वागत है मेरी तरफ से आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास से में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल जहां अपन ने छोड़ा था उसके आगे बात करेंगे। ठीक है। जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। लाइन में तुम लोगों का कुछ शो नहीं कर रहा है जी। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से। आइए क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो। ठीक है। तो कहते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटा निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो जैसे जैसे जीवन में ठोकर लगती है वैसे वैसे हम चलना सीखते हैं और फिर उन्हीं से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर जस्ट अभी लाइव क्लास लिंक आया है। बिल्कुल अभी आया है। वो कुछ टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। अ, अभी अभी लाइव किया है हमने। ठीक है। तो अब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब। ठीक है, आ रही है सबको आवाज? एवरीथिंग ओके एंड फाइन? सर एक बार फिर से पोएम। हाँ नहीं, चलो अभी क्लास शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, बस सुनाऊंगा अच्छे अच्छे कोटेशंस जिससे थोड़ा और मोटिवेशन मिले। ठीक है। तो आइए सर शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या है। तो कल हमने पढ़ा था यहाँ पर वर्ष 55 नंबर का क्वेश्चन अपन ने किया था। वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन निम्नलिखित में से किसने जीता था? 1556 में। आंसर आप लोगों ने बताया था सबने, अकबर। अकबर ने बैरम खां के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह करके अपनी गद्दी संभाली और अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। तो 55 का राइट आंसर था अकबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, चलो आंसर दो इसका। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है जी? तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राम पंथ के महान कवि डैश थे जिन्होंने रामचरित कविता की रचना की। आप रामचरित मानस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, रामचरित मानस की रचना की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर सबको पता होगा। ठीक है, बताओ भाई। राइट आंसर, राइट आंसर बताएं सब लोग। ओके, राइट आंसर इज डी, तुलसीदास। जानते हैं आप तुलसीदास के बारे में? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और ये राम पंथ मतलब राम की आइडियोलॉजी को मानने वाले महान लोगों में से एक थे। तुलसीदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास शुरू में इतने बड़े भक्त नहीं थे राम के। शुरू में अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और पत्नी से अगाध प्रेम था इनको। एक बार की बात है कि इनकी पत्नी बिना बताए इनके मायके चली अपने मायके चली गई। जब ये घर आए तो पता चला कि पत्नी है ही नहीं। ये रात को ही चल दिए ससुराल। नदी में बाढ़ थी, बाढ़ में एक तैरती हुई लाश को पकड़ के पार किया। वहां ससुराल पहुंचे तो दरवाजा बंद था, तो लटके हुए सांप को पकड़ के अंदर घर गए और फिर अपनी पत्नी को जगाए। तो पत्नी ने इनको देख के इनको धिक्कारा, कहा कि जितना तुम मेरे प्यार में पागल हो, अगर इतना भगवान के प्यार में पागल हो जाते तो तुम्हारा जीवन संकल्पित हो जाता। और कहते हैं कि वहीं से तुलसीदास वापस लौटे और भगवान राम की कथा और भगवान राम की क्या की याद में लीन हो गए और इस तरह से एक बहुत बड़े कथावाचक बने राम के। तो राम पंथ के बहुत बड़े अनुयायी हैं तुलसीदास। तुलसीदास की पूजा भी लोग करते हैं और इनके बहुत सारे दोहे हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो 56 का राइट आंसर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या है जी? तो कह रहा है डैश भारत में पहले मुगल सम्राट थे। इसका भी आंसर सभी लोगों को पता होगा। बताओ भाई इसका आंसर 57 का। बाबर। वेरी गुड। आप जानते हैं पानीपत, खानवा, उसके बाद घाघरा और चंदेरी, ये 4 युद्ध लड़े और भारत में मुगल सम्राट की नींव रखी थी। किसने? बाबर ने। तो बाबर भारत में पहला मुगल सम्राट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है। चलो भाई, कुतुब मीनार तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली के मेहरौली में है ये। ये
काफी इसकी 11 फीट के 11 फीट कह रहा हूँ, 11 पॉइंट समथिंग इसकी मीटर हाइट है। और इसका निर्माण किसने करवाया था जी? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चलो यहां से दो तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। दूसरा, इसकी नींव किसने रखी थी, और किसके नाम पर इसका निर्माण किया गया, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, नींव इसकी रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और एक फ्लोर भी बनवाया था। बाद में इसको पूरा कराने का श्रेय, मतलब कंप्लीट कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है बॉस। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। मतलब ये पूरी ये जो मीनार है उसको निर्माण कर पूरा कराने में इल्तुतमिश का है। उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ये है नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा। राइट आंसर इज सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये एक ख्वाजा सूफी संत थे, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इनको पसंद करता था। पसंद करने का मतलब इनके अनुयायी था। उन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। लेकिन जानते ही आप कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा, और 1210 ईस्वी में घोड़ा, मतलब पोगो, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई 1210 ईस्वी में, ठीक है। मात्र 4 साल तक उसने शासन किया। इन 4 सालों में थोड़ा बहुत अपने आप को स्टैब्लिश कर ही पाया था, तब तक एट उसकी मौत हो गई। तो यहां पर आप देखेंगे इसका निर्माण कार्य इसी का दामाद, मतलब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। और यहाँ पर इल्तुतमिश को एक और बात कही जाती है कि इल्तुतमिश वॉज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को संभाल पाते तब तक ये मर गया। इसके मरने के बाद इल्तुतमिश के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। जितने जितने कंटेम्प्रेरी राजा थे वो सब चैलेंज कर रहे थे। तो उन राजाओं को चैलेंज करने के लिए इल्तुतमिश ने एक तुर्काने चिहलगानी 40 सरदारों का एक ग्रुप तैयार किया, ठीक है। उसके बाद अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता मतलब जमीन का एक टुकड़ा देंगे सैलरी के बदले, उसकी शुरुआत की। उसके बाद चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया सिक्के के रूप में, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इसने, ठीक है। तो और सैन्य व्यवस्था की स्थापना की। बगदाद के खलीफा से अपने आप को खुद से गुलामों से की श्रेणी से मुक्त किया। तो इस तरह से सारी चीजें करके इसने एक तरह से दिल्ली सल्तनत की जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व कर दिया। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए, ये बात हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है सूरी राजा डैश को हुमायूं ने अपने साम्राज्य हासिल करने के लिए हराया था। बताओ भाई, इसका आंसर बताइए। 59 का आंसर बताइए। 59 का सूरी किसने बताया? गौतम। 59 का आंसर बी होगा। निर्मा सरफ से दूंगा मैं तुमको। 59 का आंसर बी कैसे होगा? सूरी राजा हुमायूं शेरशाह सूरी को हुमायूं ये पूछ रहा है, ध्यान दो पहले, ये पूछ रहा है भाई साहब कि हुमायूं ने किसको पराजित किया दोबारा गद्दी प्राप्त करने के लिए, ये पूछ रहा है। हुमायूं ने दोबारा गद्दी प्राप्त करने के लिए किसको डिफीट किया, ये मत समझो। ये चौसा और बिलग्राम का युद्ध नहीं पूछ रहा है। देखो इधर ध्यान से, यही तो क्वेश्चन पढ़ना है। ये बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो मिस्टेक कर डालोगे और गलत आंसर दे के आ जाओगे, ठीक है। चौसा और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध नहीं कह रहा है। ये देखो, ये 1539 में और 1540 में ये हुआ। इन दो युद्धों के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया।
किसको? हुमायूं को डिफीट करके। ये तो समझ में आ गया। ये कह रहा है कि किस सूरी राजा को हुमायूं ने अपने साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए हराया? फिर से हासिल मतलब शेर शाह सूरी के वंशजों की बात कर रहा है। शेर शाह को तो हुमायूं कभी हरा ही नहीं सकता था। अब समझ में आई कि सवाल अब समझ में आया तुम लोगों को कि अभी भी नहीं समझ में आया है? अब समझ में आया है गौतम को। अब समझ में आया। ये कह रहा है कि हुमायूं ने किसको डिफीट किया दोबारा गद्दी प्राप्त करने के लिए? मतलब कि ये जो कलिंजर का युद्ध था कीरत सिंह के खिलाफ 1545 ईस्वी में, उस समय नीचे से तोप चला रहा था शेरशाह, और तोप आगे फटने की बजाय पीछे फट गया। तो उस तोप में एट्रेंडम दुर्घटना से शेरशाह की मौत हो गई। मौत होने के बाद उसके उत्तराधिकारी आए शेरशाह के, क्योंकि वो दिल्ली पर तो अपना अधिकार स्थापित कर ही चुका था। तो उनमें से किसको हराया हुमायूं ने, ये पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? तो उसका राइट आंसर है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी आप देखेंगे इसके उत्तराधिकारियों में से था। हालांकि इस सूरी वंश का अंतिम सूरी वंश सिकंदर इसका शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह था और उसका बेटा सिकंदर सूरी था। तो सिकंदर सूरी को डिफीट किया उसने, और डिफीट करके दोबारा 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। दोबारा 1555 में दोबारा वो दिल्ली का मतलब शासक बन गया हुमायूं। लेकिन ज्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं रह सका। 1556 में दीन पना नगर में जो पुस्तकालय था दिल्ली में, उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गया 1556 में हुमायूं। ठीक है, 1 वर्ष तक ही वो जीवित रह सका दोबारा गद्दी पर आसीन होने के बाद। ठीक है, समझ में आई बात अब सबको? अरे आई कि नहीं आई? हाँ या ना कुछ तो बोलोगे। यस और नो? क्लियर हुआ? ग्रेटनेस कम कर दीजिए सर। सर जूम कर दीजिए या ब्राइट। अच्छा, पूरा, अच्छा पूरी लाइट पूरा दिखता नहीं है क्या तुम लोग को? हैं? एक मिनट। अब ठीक है, लेकिन वही इंग्लिश नहीं दिखेगा। अब ठीक है जी? अब ठीक है? अरे बोलो हाँ ना। सही है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। आंसर दो भाई क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं है। यही दिक्कत है अपना लोगों की कि किसी भी चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी है कि फटाफट आंसर देने। एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ो। नहीं दिखता है तो मुझे बताओ और जूम कर दूंगा मैं, और आराम से पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है? गौतम सर इंग्लिश चला गया। नीरज देखो यही दिक्कत है, ज्यादा जूम करूंगा ना तो एक ही कोई दिखेगा, या तो इंग्लिश या हिंदी। चलो मैं एक बार इंग्लिश भी दिखाता हूं तुमको। दिख रहा है अब? इंग्लिश दिख रहा है जी? नीरज, इंग्लिश दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं बोलो सही। हाँ, चलो पढ़ लो इसको। पढ़ो इसको, इंग्लिश वाला पढ़ो। हिंदी वालों ने हिंदी पढ़ लिया होगा। मैं थोड़ा सा और इसको इतना खिसका देता हूं ताकि दोनों दिखे। हिंदी वालों को मैं पढ़ के बता रहा हूं। डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बताओ भाई आंसर इसका। डी बताया है भाई, उमेश ने डी बताया है, और लोगों ने भी, नीरज डी बताया है लोगों ने। क्या डी आंसर सही होगा? ओहो, डी, क्या डी आंसर सही है जी? राइट आंसर है इसका बी, गुरु अर्जन देव। अब तुम कहोगे क्यों गुरु रामदास क्यों नहीं? तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है मेरे लाल। बेसिक डिफरेंस क्या है कि गुरु अर्जन देव ने 1589 में इसका निर्माण करवाया, और गुरु रामदास ने 15 1577 में इन्होंने भी कुछ काम करवाए हैं।
जिसकी वजह से इनके निर्माण में इनका नाम आता है। तो जो गुरु रामदास है वो इस मंदिर के चारों तरफ, आपने देखा एक तालाब है। तुम लोगों में से कौन कौन गया है जी? कोई गया है क्या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को देखने? गया है कोई? अच्छा, नीरज गए हो। तो तुमने देखा होगा कि बीच में वो स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पर मंदिर है, और इसके चारों तरफ तालाब है ना? चारों तरफ पानी का तालाब है, इसमें लोग नहाते भी हैं? किनारे नहाते हैं, देखा होगा आपने। और बीच में मंदिर है, इधर से एक रास्ता है, ये ऊपर तालाब के ऊपर बना है, दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। तो ये जो तालाब बनाया है, ये तालाब बनाया रामदास ने 1577 में, और इस मंदिर का निर्माण 1589 में अर्जन देव ने, मतलब इसमें गुरु नानक गुरु जी की चीजों को स्थापित किया गया। तो इसका बाकी निर्माण कार्य अर्जुन देव ने कराया, और तालाब बनाया है गुरु रामदास ने। तो राइट आंसर जो होगा वो बी है, गुरु अर्जन देव। क्लियर? समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं? ओके, सब लोग फटाफट रिप्लाई करो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ समझ में आया कि नहीं। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रही बात? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। चलो आंसर बताओ इसका, आंसर बताइए जी। हिंदी इंग्लिश? हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में तुम देख लेना जी। डैश ने मेहरुनिशा से शादी की, जिसे उन्होंने नूर जहां, दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। डैश मैरिड मेहरुनिशा whom he gave the title of नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कौन था भाई? किसने है? राइट आंसर दो इसका, फटाफट राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इज डी, वेरी गुड। नूर जहां, मेहरुनिशा उसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, मैंने कल इस पर डिस्कस भी किया था और आपको एक हाईलाइट दिया था, और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। तो मेहरुनिशा के पति का नाम था अली कुली बेग। ठीक है, जो इसका पहला पति था, अली कुली बेग की हत्या करा दी, और ये काफी खूबसूरत थी, और फिर इससे विवाह किया जहांगीर ने। जहांगीर ने इसे नाम दिया नूर जहां। नूर जहां का मतलब दुनिया की रोशनी। नूर जहां की माता अस्मत बेगम, अस्मत बेगम था, और पिता थे क्या? गयास बेग। गयास बेग को जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसका मकबरा है जिसमें पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। गयास अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की कला खोजी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट्स अपने को ध्यान में रखने हैं नूरजहां से। ठीक है, क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? राइट? क्लियर हुआ? यहाँ यस और नो बोलो फटाफट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 साल बाद 1605 ईस्वी में डैश की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। इतना बढ़िया क्वेश्चन देगा तो तुम में से कोई भी इसका आंसर दे देगा। यहाँ दो तीन क्वेश्चन क्वेश्चन में ही छुपे हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन क्वेश्चन में ही छुपा है, वो भी सुनिएगा, बता रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, आप अकबर। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर अकबर नहीं देखे, मान लो ये इसमें देखो, पहले इससे चार क्वेश्चन। एक तो कि सिंहासन 50 साल तक, 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और आगरा के बाहर, मतलब दिल्ली और आगरा रोड पर देखेंगे तो आगरा से 30 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरा, वहीं पर इसको दफनाया गया। सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा है। ठीक है, अब देखो यहां से चार क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि 50 सालों तक शासन करने वाला मुगल सम्राट का नाम क्या है, कौन है? तो अब ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन,
कि अकबर को कहां दफनाया गया। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, अकबर के मकबरे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लूटा गया। ठीक है। अकबर के मकबरे को लूटा है कुछ लोगों ने, कौन है लूटने वाले। चलो बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। अकबर के मकबरे को किसने लूटा था, कौन बताएगा आंसर इसका, कौन बताएगा। अकबर के मकबरे को किसने लूटा था, ये भी क्वेश्चन नहीं पता है सर। गौतम, इसको लूटा था जाटों ने। भरतपुर के जो जाट हैं, इन्होंने अकबर के मकबरे को लूटा था किसके टाइम पीरियड में, औरंगजेब के काल में। ठीक है। वो लोग औरंगजेब से त्रस्त हो गए थे और मुगल चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अकबर के मकबरे पर आक्रमण बोला, और अकबर के मकबरे को जाटों ने बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, वहां से काफी सारी चीजें नुकसान पहुंचाई। ठीक है। तो यहां पर ये चार पांच क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो अपन ने आपको बताया। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह डैश के शासनकाल के अंतर्गत था जब मुगल साम्राज्य क्षेत्र संबंधित मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। ठीक है। किसके काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था जी, आंसर बताओ। किसके काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। यहां पर कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा तुमको, और आंसर देने में भी दिक्कत होगी। बताओ, किसके काल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। जो सही आंसर देगा इसका, उसको मैं मान जाऊंगा। यहां पर अकबर सब लोग लगाएंगे, लेकिन अकबर इसका आंसर है नहीं, ये जान लो। शाहजहां के काल में है। एक्सप्लेनेशन तो दो मुझे। अच्छा गौतम, जुगाड़ लगा रहे हो तुम, ऑप्शन मास्टर हो तुम लोग, ऑप्शन देखते ही एकदम साफ गर्दा गर्दा मचा देते हो। राइट आंसर मेरे लाल बी है, औरंगजेब। ठीक है। अच्छा गौतम, 60 बी ही है सर। पहले कह रहे थे कि शायद औरंगजेब होगा। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर ऐसा कैसे, कि और अकबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अकबर के काल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि अकबर जो है वो गोलकुंडा, ठीक है, और बीजापुर, इन दोनों पर अधिकार नहीं कर सका था। वो अहमदनगर को तो उसने जीत लिया था, लेकिन ये जो दो क्षेत्र हैं गोलकुंडा और बीजापुर, इसको वो अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब के काल में दक्षिण भारत के ये दो प्रांत, गोलकुंडा और बीजापुर पर औरंगजेब ने अपना अधिकार स्थापित किया। तो जो पहले से चला आ रहा था वो तो था ही, मतलब अकबर के काल में जिन प्रांतों पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया वो तो थे ही, साथ में इसके काल में दो और प्रांत जुड़ गए। तो साम्राज्य सर्वाधिक मैक्सिमम जो एम्पायर एक्सपेंशन है वो औरंगजेब के काल में हुई, क्योंकि इसने साउथ इंडिया के इन दो प्रांतों को भी मर्ज किया। समझ में आई बात। इज दैट क्लियर और नॉट। क्या हुआ, क्लियर हुआ जी। गौतम, नीरज, पूनम, क्लियर हुआ। गोलकुंडा वहां के नवाबों का शासन था भाई, बीजापुर और गोलकुंडा में। ठीक है। आइए, क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, आंसर दो इसका। गुरु नानक देव का जन्म, ये तो कल रिपीट हुआ है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो मैं इसकी जगह एक नया क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, एक नया क्वेश्चन देता हूं इसकी जगह, उसका आंसर मुझे बताना है। और जिसने भी आंसर बता दिया, ये कल अपन ने किया था ना क्वेश्चन तलवंडी वाला, जो पाकिस्तान में है, कल पूछा था मैंने तुम लोगों से। अब मैं इसकी जगह एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। सर हल्का सा जूम कर दूं, और जूम करूं क्या। ठीक है लो, और जूम कर देता हूं। ठीक है, अब दिख रहा है नीरज, अब दिख रहा है, दिख रहा है इंग्लिश में। कम कर दीजिए। अच्छा, कम कर थोड़ा सा।
ठीक है, कम करने को बोल रहे थे सर, दोनों दिखे दिखे दिखने लगे। कम कर दिया मैंने, इस पर दिख रहा है ना, ब्राइटनेस कम से। ठीक है, आइए, अब इसकी जगह मैं एक नया क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं, आंसर देना है। इस 64 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार पूछा है तो उन्होंने रिपीट कर दिया है। इसकी जगह मैं एक नया नया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गोल्डन एज ऑफ हिंदी, बताओ भाई। ये डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसके टेन्योर को, किस मुगल टेन्योर को हम गोल्डन एज ऑफ हिंदी कहते हैं। मतलब मुगल शासक के किसके शासन काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। बताओ कौन बताएगा इसकी जगह आंसर। नीरज। वेरी गुड। अकबर। अकबर के काल को हम हिंदी का गोल्डन एज कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, एक और क्वेश्चन बताइएगा इसकी जगह। ये क्वेश्चन आपने बता दिया, सवाल का जवाब। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। अ, अकबर एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसमें काफी स्किल था। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम बताओ। अकबर एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, काफी पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अकबर बजाता था। अच्छा, नीरज उस समय वायलिन होता था क्या? ये तो अंग्रेज लेके आए मेरे लाल। वायलिन तो अंग्रेज लेके आए, ये तो अपने इंडिया में थोड़ी था वायलिन। बीड़ा ओड़ा था उस समय, लेकिन वायलिन नहीं था, ये अंग्रेज लेके आए। गलत आंसर। नाम सुना है वो, मैं लिखता हूं उसका नाम। गाना है ना, नगाड़ा 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 बजा। ठीक है, दो तार वाला सितार नहीं, नगाड़ा बजाता था ये, नगाड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन पूछे गए, मैं ऐसे ही कुछ सरप्राइज क्वेश्चन बीच में पूछता रहूंगा तुम लोगों से, ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दो भाई। सॉरी, 64 हो गया, 65 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नौ पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक एरा, बताओ भाई। राइट आंसर। ओ माय गॉड नीरज, तुमने तो आग लगा दी है यार। राइट आंसर इज बी, मेहरगढ़। वेयर इज सिचुएटेड? मेहरगढ़ कहाँ है जी? मेहरगढ़ कहाँ है, कौन बताएगा? मेहरगढ़ कहाँ है? वेयर इज सिचुएटेड मेहरगढ़? मेहरगढ़ कहाँ है जी? ये है बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान। और सबसे ओल्डेस्ट क्या मिला यहाँ पर? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक एज के बाद मनुष्य पहली बार इस फेज में एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें मिलते हैं, पहियों के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जौ और गेहूं, बार्ली और वीट का प्रोडक्शन शुरू किया लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पुराना हमें एविडेंस इस नियोलिथिक एज में मेहरगढ़ से मिलता है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि मनुष्य अब मॉडर्न फेज में आ गया था। होमो सैपियंस सैपियंस मतलब नॉलेजफुल हो गया था, ज्ञानी मनुष्य हो गया था, और इस समय उसने खेती करनी शुरू की थी। तो मेहरगढ़ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। सर, जेई की डेट एक्सटेंशन हो गई 27 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। बिल्कुल, पहले सितंबर में थी, अब अक्टूबर लास्ट हो गई। और अभी हो सकता है कि कोरोना का प्रकोप अगर बढ़े तो ये अक्टूबर से भी आगे बढ़ सकती है। मे बी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, अभी उन्होंने जो डेट दिया है उसके हिसाब से मे बी अक्टूबर हो सकता है, क्योंकि कोरोना का पिक समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पिक कब होगा। अभी धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है। जैसे बिहार में आप देखेंगे
31 तारीख तक लॉकडाउन है, 16 से। अभी उत्तर प्रदेश में भी 4-5 दिन का लॉकडाउन किया गया है, सभी राज्यों में ऐसे। तो ये पिक समझ में नहीं आ रहा है कि पिक इसका होगा कब और ये कब आएगा ढलान। तो जब तक इसके लिए कोई कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन नहीं आ जाता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग। तो ये 65 समझ गए आप लोग। 65 डेली सैटरडे संडे को होता है यूपी में, बिल्कुल। 2 दिन अब वीकडेज में 5 कर दिया ना, 5 डेज वर्किंग का। सैटरडे संडे सब मार्केट वार्केट बंद रखते हैं लोग। ठीक है, चलिए, ये बात आ गई समझ में 65 का। चलिए 66 का। 66 भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कल अपन ने किया था। इसकी जगह मैं नया क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, नया क्वेश्चन पूछता हूं। इसका आंसर सब लोग जानते हैं क्योंकि कल अपन ने इस क्वेश्चन को किया था भाई। इसकी जगह मैं नया क्वेश्चन पूछता हूं। नया क्वेश्चन बताइएगा मुझे इसका आंसर कि सेकेंड अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? सेकेंड अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? हु वॉज कॉल्ड सेकेंड अकबर सेकेंड? हु वॉज कॉल्ड अकबर सेकेंड? अकबर द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है जी? कौन बताएगा इसका आंसर? अकबर द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? जो भी इसका नाम बताए, जो भी बताएगा इसका आंसर, मुझे खुशी होगी उसके बारे में जानकर। ठीक है, बताओ भाई। औरंगजेब का बेटा? अच्छा, शाहजहां का। ओ वेरी गुड। औरंगजेब का बेटा एक अकबर द्वितीय है भाई, उसका बेटा नहीं था, उसका पोता था। ठीक है, गौतम। यहां पर मैं अकबर सेकंड का मतलब उपनाम, सरनेम दिया गया उसको। और ये जो बता रहा औरंगजेब का बेटा, वो ऑलरेडी उसका नाम ही था अकबर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर अकबर सेकंड उपनाम जो है वो दिया गया है किसको? उसका नाम है दारा सिको। दारा सिको को अकबर सेकंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भी? कोई बताएगा क्यों कहा जाता है दारा सिको को सेकंड अकबर? क्योंकि आप देखेंगे औरंगजेब के दो बेटे, शाहजहां के, एक तो औरंगजेब और दूसरा दारा सिको। औरंगजेब जितना कट्टर था, दारा सिको उतना ही लिबरल आदमी था। और अकबर की तरह ये भी सभी धर्मों को तवज्जो देता था। आपको विश्वास नहीं होगा, दारा सिको ने अपने टाइम पीरियड में उपनिषद, रामायण, उसके बाद आप देखेंगे भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इन सारे पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया और इनको पढ़ा उसने। और काफी लिबरल आदमी था, बहुत ही धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। हिंदुओं के प्रति या दूसरे धर्मों के प्रति उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसी बात को लेकर उसको उपनाम दिया लोगों ने, इस ये अकबर सेकंड का, क्योंकि अकबर भी बहुत लिबरल था और सभी धर्मों के प्रति एक न्यूट्रल अप्रोच रखता था। इसलिए इसको अकबर सेकंड कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा तो था ही भाई। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी बहुत लिबरल और बहुत सॉफ्ट हो। बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत एड़े भी होते हैं, आपको मालूम होगा, जो अपनी बात रखने और अपनी बात मनवाने के लिए रिजिड हो जाते हैं। लेकिन अगर दिल से आप सॉफ्ट कॉर्नर है और आपके अंदर वो मोरालिटी है, ह्यूमैनिटी है, तो आप फिर कम भी पढ़े लिखे हैं तो आप समाज में प्रतिस्थापित कर पाते हैं अपने आप को। ठीक है, एक बात। एक और क्वेश्चन इसी के साथ मैं पूछता हूं, जो कई बार पूछ चुका है। पूछा है कि शाह बुलंद इकबाल का ऑनर किसको दिया गया है? शाह बुलंद इकबाल का ऑनर की उपाधि किसे दी गई है, या शाह बुलंद इकबाल किसे कहा जाता है? राइट, बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। शाह बुलंद इकबाल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कई एग्जाम्स में, मैं आपसे पूछ रहा हूं। शाह बुलंद इकबाल किसे कहा गया है? ये उपनाम किसे दिया गया है? रोहित, अभी आए हो तुम, हैं? कहा थे? रोहित का आंसर गलत है, नीरज का आंसर सही है। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा सिको को दी गई है। ठीक है, दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ आगे? ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट रिप्लाई करो मुझे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है इनमें से किसने कहा था हुजूर दिल्ली अस्ते, दिल्ली अभी दूर है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है, इसकी जगह मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नया पूछता हूं भाई। रोहित, राइट आंसर, दिल्ली दूर अस्ते निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। कल अपन ने इस पर बात की थी और ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। 67 की जगह एक नया क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा मुझे। ठीक है, जवाब ये क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब और दारा सिखों के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, कुछ 3 युद्ध हुए थे, उनमें से वो कौन सा बैटल है जिसमें दारा को उसने डिफीट करके उसको किल कर दिया? किस बैटल में औरंगजेब ने दारा को डिफीट करके और कुरान का वॉलेशन करने के कारण उसको किल कर दिया, उसको मार दिया? बताओ भाई, इसका आंसर बताइए। 67 की जगह एक मैंने नया क्वेश्चन पूछा आपसे कि वो कौन सा युद्ध है जिसमें औरंगजेब ने दारा सिखों को पराजित कर उसकी हत्या कर दी? बताओ भाई। अच्छा, गौतम धर्मट का युद्ध है। धर्मट के युद्ध में उसको उसका प्रोग्राम किया था। हम्म देवराई है। मई 1659 में देवराई का युद्ध हुआ था और इस देवराई के युद्ध में, ठीक है, देवराई के युद्ध में, हम्म हम्म हम्म, नहीं, देवराई का युद्ध नहीं है, सामूगढ़ का है। लास्ट सामूगढ़ का युद्ध था भाई। अप्रैल में तो धर्मट का युद्ध हुआ। अप्रैल, एक मिनट, अप्रैल 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था। उसके बाद मार्च 1659 में देवराई का हुआ और मई 1659 ईस्वी में ये हुआ सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, और इसी लास्ट युद्ध में सर सामूगढ़ 1658 में और 2 मई 1659, मई है। देवराई शायद मई है। एक बार मुझे मुझे मैं मिस कर रहा हूं, देवराई का ही युद्ध है। ठीक है, तो देवराई के युद्ध में ही, ठीक है, 1659 में ही ये मई में हुआ था और ये मार्च में हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ का। तो इसी देवराई के युद्ध में कुरान की अवहेलना, मतलब इसने, ये तीनों युद्ध हुए हैं, आप देखेंगे, औरंगजेब और इसके दारा सिखों के बीच। ठीक है, तीनों। तो पहला युद्ध हुआ धर्मट का, उसमें भी हार गया दारा सिखों। उसके बाद ये सामूगढ़ का युद्ध हुआ, उसमें भी हार गया दारा सिखों। और देवराई का युद्ध हुआ, इसमें भी हार गया दारा सिखों। और इसमें उसने क्या किया, कहा कि भाई दारा सिखों ने कुरान की अवहेलना की है और उस आधार पर उसको किल कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि देवराई के युद्ध में का एक निर्णायक युद्ध था और इसमें औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी, किसकी? दारा सिकों की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, आंसर बताओ भाई इसका। 68 का आंसर बताओ। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, देख लेता हूं इसका कि आंसर क्या है। डेट का थोड़ा सा, क्योंकि वो एक आध 2-3 महीने के आगे पीछे है, मार्च और मई का, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार, किसका आंसर पूछ रहे हो रोहित? रोहित किसका आंसर पूछ रहे थे? पीछे ऊपर सामूगढ़ या देवराई वाला? 67 का भाई। 67 में यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर तो निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, इसका इस 67 का। लेकिन मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। हाँ सर, सामूगढ़ और देवराई वाला, बिल्कुल
वो मैं एक बार देखता हूँ कि वो मार्च और मई का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है मेरे को, वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि सामूगढ़, मुझे लग रहा है कि सामूगढ़ ही होगा, क्योंकि मार्च में, मार्च में हुआ था देवराई का युद्ध, और मई में हुआ था सामूगढ़ का। तो इसका राइट आंसर सामूगढ़ ही होना चाहिए। ठीक है, तो सामूगढ़ ही होगा, क्योंकि मार्च और मई एक दो महीने का डिफरेंस है ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए सामूगढ़ ही ध्यान रखना, क्योंकि पहला 1658 में धर्मट का हुआ, और धर्मट का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तुमको अप्रैल महीने में, 15 अप्रैल 1658 को। और फिर उसके बाद 29 मई 15 उसके मार्च 1659 को हुआ था ये देवराई का, और उसके बाद 29 मई 1659 को हुआ था सामूगढ़ का। तो सामूगढ़ जो है वो राइट आंसर है सर। ये सर बुक में बिल्कुल, तो सामूगढ़ ही होगा, क्योंकि 29 मई 1659 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। वो एक्चुअली क्या है, 2-3 महीने का डिफरेंस है ना, उसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। एक ये आप, सबसे पहला जो युद्ध है वो है 15 अप्रैल 1658, ये युद्ध तो था धर्मट का। ठीक है, दूसरा युद्ध है, आप देखेंगे ये अप्रैल, सॉरी, मार्च 1659, ये है देवराई का। और तीसरा हुआ ये 29 मई 1659, ये है आपको सामूगढ़। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। तो ये ध्यान रखना है, ये क्योंकि मार्च अप्रैल आता है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1658 को पहला धर्मट युद्ध, मार्च 1659 को देवराई का युद्ध, और मई 29 में 1659 में सामूगढ़, सामूगढ़ का लास्ट है। और इसी में औरंगजेब ने उसको हरा के उसकी हत्या कर दी कुरान शरीफ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रहे, क्योंकि जो शाहजहां थे वो चाहते थे दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी बनाना। तो यहाँ पर उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो शुरू ही हुआ एक विवाद के साथ। विवाद क्या है, तो एक बार विवाद फैला कि शाहजहां की जो है वो तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, और इस पर विद्रोह हो गया, आप देखेंगे इसके लिए, उत्तराधिकारी के लिए। और औरंगजेब धर्मट के युद्ध में इस बुला लिया इसको, दारा सिकों को, क्योंकि मालूम था कि शाहजहां पसंद करता है दारा सिकों को, क्योंकि दारा सिकों बहुत ही लिबरल टाइप का आदमी था, और उसके जो दादाजी थे वो उसी नेचर के थे। तो वो जानता था औरंगजेब की, मेरे अगर इस राजा उत्तराधिकारी अगर अपना बनाया भी तो दारा सिकों को बनाए, तो उससे पहले ही इसको मैं हटा दूं। तो उसके लिए ये 3 युद्ध लड़े, और फाइनली अपने फादर को उसने कैद कर लिया। 8 वर्ष तक कैद में रहे थे, और कैद के बाद 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां कैद में ही मर गए। ठीक है, और इधर भाई साहब इनको इनका कांड कर दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां क्लियर हो गया जी? ये जो कंफ्यूजन था, रोहित, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीरज, रोहित, सब रिप्लाई करो भाई, क्लियर हो गया? क्योंकि ये डेट का खेल होता है बड़ा, ये हिस्ट्री में डेट बहुत नियर बाई होते हैं, तो बहुत केयरफुली हमें ध्यान रखना होता है, और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए, बोलो, दो भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर। सबको पता होगा इसका आंसर, 1540 कन्नौज या बिलग्राम, चौसा, ठीक है, 1539, और कन्नौज कह लो 1540, जिसमें हुमायूं अल्टीमेटली पराजित हुआ और कूद के भाग गया। और इसी के बाद सूरी वंश की स्थापना होती है, कहां पे? दिल्ली में, शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? बताओ भाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब लोग याद रखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था जी? हम्म, बताओ। सबको आंसर पता है। मुम अरे मुमताज महल, मुमताज बेगम, मुमताज महल कहते हैं, इसका राइट आंसर है। चलो अब इसके साथ मुझे दो क्वेश्चन और जवाब दे दो इसके साथ ही। पहला क्वेश्चन कि ताजमहल का निर्माण ये बिल्ड कब हुआ? व्हेन वाज बिल्ड? निर्माण कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन, इसके आर्किटेक्चर का नाम बताओ। मतलब निर्माण करता तो जानते ही हो, इसका जो मैकेनिक मिस्त्री था जिसने इसका निर्माण किया, नाम बता भाई। एक तो कब बिल्ड किया, ये कब बना, और इसके निर्माणकर्ता का नाम बताइए। बताओ। 1632 में स्टार्ट हुआ था और बन के तैयार हो गया ये 53 में। और इसके निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और 1632 में स्टार्ट हुआ था, इसकी नींव रखी गई, और फाइनली 1653 में ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है। 1653 में। एक क्वेश्चन बताओगे और मुझे, करेंट का है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? 7 अजूबों में। बताएगा कोई जवाब इसका? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया था यूनेस्को ने इसको? हम्म, ध्यान रखना। कई बार ताजमहल ताजमहल पर बहुत बातें चल रही हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई प्रदूषण की वजह से काला पड़ रहा है, और आप जानते ही हैं कि 7 अजूबों में से एक है। कोई भी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो ताजमहल जरूर देखने जाता है, मालूम होगा आपको। ट्रम्प साहब भी आए थे तो वो भी गए थे। तो 83 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और 7 अजूबों में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माणकर्ता थे, मतलब इसको बनाया उन्होंने। और 1632 में स्टार्ट हुआ था, 53 में बना, ठीक है। और ये बनाया गया मुमताज महल की याद में, मतलब इनकी बीबी थी शाहजहां की, और शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। उस्ताद थे भाई। इसके कहते हैं कि ताजमहल, इस उस्ताद अहमद लाहौरी के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने कि दूसरा कोई ताजमहल ना बनवाए, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो रिप्लाई करो भाई। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? सारे वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, बिल्कुल। रोहित, क्या हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या क्वेरीज है तुम्हारी? उस्ताद ईसा कौन था? कौन उस्ताद ईसा भाई? उस्ताद ईसा किसके टाइम पीरियड? उस्ताद ईसा, इसके साथ दो आर्किटेक्चर थे, उस्ताद अहमद लाहौरी और एक और थे उस्ताद ईसा ही थे। दो लोग थे जिन्होंने मिलके इसका निर्माण करवाया था। ये तुम कौन उस्ताद ईसा की बात कर रहे हो रोहित? एक बार। कारीगरी और सतपथ्य, बिल्कुल कारीगर था। दो लोग ये, एक तो उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था, ठीक है। ये कारीगर थे, ठीक है, दोनों। क्लियर? अब हुआ क्लियर? ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताओ। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? किसे? राइट आंसर, फटाफट रिप्लाई करो मुझे। राइट आंसर क्या है इसका? हम्म, वेरी गुड। तानसेन, मियां तानसेन। और बैजू बावरा का नाम सुना होगा।
ये दोनों अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। अब तानसेन की बात आती है तो तानसेन से रिलेटेड, तानसेन कहाँ के थे भाई, ये भी एग्जाम में पूछा है कि तानसेन कहाँ के थे। उसके बाद तानसेन का जन्म कब हुआ, ठीक है। उसके बाद तानसेन ने कुछ राग लिखे हैं, राग, ठीक है, वो राग कौन से हैं। तो तानसेन के रिगार्डिंग, उसके बाद तानसेन को एक ऑनर भी दिया है अकबर ने, वो ऑनर कौन सा है। ये 4-5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताएंगे। हाँ, राम तनु पांडे इनका ब्राह्मण परिवार से थे और ग्वालियर से, इनका ओरिजिनल नाम राम तनु पांडे था। बिल्कुल रोहित। अब आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था जी, तो 1506 में इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके इनके ब्राह्मण परिवार से इनका नाम रामतनु पांडे था ओरिजिनल, बाद में ये तानसेन बन गए। और उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने कई सारे राग को जन्म दिया है, कई सारे राग, जैसे आप देखेंगे मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, ये कुछ राग है जिसके जन्मदाता है मी तानसेन जी। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, ऐसे, ठीक है इनके। उसके बाद आप देखेंगे इनको एक ऑनर दिया गया था जी। क्या ऑनर था उसका, उसका उस ऑनर का नाम है ऐसे, कंठा भरण वाणी विलास, ठीक है। अकबर ने इन्हें दिया था, इनकी इनकी इनके म्यूजिक, इनके जो संगीत है उसको दिया, कंठाभरण वाणी विलास, ये उपाधि दी गई थी तानसेन को, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर हुआ जी, अरे क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट रिप्लाई करो, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर भी बताइए जी। आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था, किसने बताया था, बनवाया था। दो किले हैं भाई साहब, एक तो दो लाल किले हैं, आपको मालूम होगा, दो लाल किले हैं। एक तो लाल किला दिल्ली में है जिसका निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। और एक लाल किला और है जो है आगरा में, उसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। कब कराया था रोहित, कब कराया था जी, कब कराया था, 1565 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था, अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया था। पहले ये किला नहीं था, पहले उन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापित की थी, और फतेहपुर सीकरी में पानी नहीं होने की वजह से उन्हें आगरा शिफ्ट करना पड़ा, और आगरा में एक किला स्थापित करवाया उन्होंने 1565 में, जिसको हम आगरे का लाल किला भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना बोलोगे कुछ, क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो कोई जवाब दोगे तुम लोग फटाफट। अब यहां पर मैं कुछ और सवाल पूछने वाला हूं आप लोगों से अकबर के रिगार्डिंग, ठीक है, उसका आप जवाब दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। अकबर ने दास प्रथा, स्लेवरी को कब एबोलिश किया जी, दास प्रथा का अंत कब किया। मैं नाम लिख रहा हूं उसका, मैं नाम लिख रहा हूं, आपको उसका डेट बताना है, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं सारे नाम लिखता हूं फिर एक एक करके उसका डेट बताना। पहला, दास प्रथा को एबोलिश कब किया। दूसरा, जजिया को कब समाप्त किया, जजिया को। तीसरा, जजिया को कब समाप्त किया। उसके बाद तीर्थ यात्रा कब कब समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया। चौथा है इसमें, आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करी उसने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की। उसके बाद पांचवा है इसमें, आप देखेंगे दीन ए इलाही की स्थापना कब की, दीन ए इलाही की स्थापना कब की, ठीक है। उसके बाद छठा है, आप देखेंगे राजधानी लाहौर, लाहौर इसने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की, सॉरी लाहौर है, मैं लाहौर ही लिख रहा हूं, लाहौर अपनी राजधानी कब स्थापित की। चलो इसके डेट बताओ दो आप, अब मुझे डेट बताओ एक एक करके। दास प्रथा कब खत्म किया जी, सबने आंसर दिया है 1562, वेरी गुड।
राइट है। उसके बाद जजिया कब खत्म किया जी? जजिया बताओ फटाफट, जजिया 1564, दिया है आंसर सबने, 1564, वेरी गुड। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया जी? 1563, वेरी गुड। फतेहपुर सीकरी कब स्थापित किया? 1571, वेरी गुड। दीने इलाही, दीने इलाही की स्थापना करी, दीने इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582, वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद लाहौर राजधानी स्थापित कब करी जी? 1585। ये कुछ डेट्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? ये अकबर से रिलेटेड डेट्स हैं जो कई बार पूछ चुके हैं, तो आपको उसका रिवीजन अपने को यही हो गया। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, आपने बता दिया, रिवीजन हो गया। और जिनको नहीं आता है उसको रिवीजन के तौर पर फटाफट इसका हमने रिवीजन भी कर लिया। अब मुझे ये बताएंगे दीने इलाही क्या होता है? रोहित, दीने इलाही का मतलब क्या है? दीने इलाही क्या होता है जी? दीने इलाही एक नए धर्म की स्थापना, बिल्कुल। ये एक नया धर्म था, दीने इलाही, जो सभी धर्मों को प्रश्रय देता था। ठीक है, बिल्कुल। ईश्वर धर्म नहीं, एक नया धर्म था जहां पर धार्मिक सहिष्णुता थी सभी धर्म के लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो, दीने इलाही स्वीकार करने वाला पहला शासक, हिंदू शासक कौन है? मतलब औरंगजेब, अकबर के दरबार का। बीरबल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बीरबल है, ठीक है। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है जी? बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है? बीरबल का ओरिजिनल महेश दास, वेरी गुड। चलिए, ये सब चीजें कुछ थी जो फैक्ट्स जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो जिसका अपन ने रिवीजन कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है जी कि 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? बताओ भाई। इसका आंसर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग बता देंगे। सभी लोग, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब दो। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? आंसर दो भाई। 73 का आंसर दीजिएगा। 73 का आंसर दीजिए। 73 का आंसर दीजिए, फटाफट रिप्लाई करो मुझे। 73 का आंसर दो कि किस शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित करी थी? किसने करी थी भाई दौलताबाद? 73 का आंसर क्या लिखा है तुम लोगों ने? मोहम्मद बिन तुगलक। ओहो, क्या बात है, एकदम राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने दौलताबाद, पहली राजधानी तो इसकी आप देखेंगे तुगलकाबाद थी। तुगलकाबाद कहां पर है जी? ये तुगलकाबाद दिल्ली पे है, ठीक है। और दूसरी राजधानी इसने देवगिरी, देवगिरी का नाम बदल दिया इसने और कर दिया दौलताबाद, ठीक है। और यहां पर दूसरी राजधानी स्थापित करी। इसको पागल, सन की, रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण था ये। विद्वान होने के बावजूद भी डिसीजन मेकिंग क्षमता इसकी अच्छी नहीं थी। इसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के काल में मोरक्को का एक यात्री, क्या नाम था उसका? इब्न बतूता भारत आया था, उसने किताब लिखी थी रहेला, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इससे पूछता है, उसका नाम बताना भाई। इसने एक नए विभाग की स्थापना करी थी, वो विभाग कौन सा था? बताओ। इसने एक नया विभाग स्थापित किया था, कुतुब ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक डेवलपमेंट के लिए। वो विभाग कौन सा है? कौन बताएगा? और इसके काल में एक नए साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी, वो साम्राज्य कौन सा है? इसका नाम बताओ।
गौतम गोली दे रहे हो? राइट आंसर दो, बताओ, ढूंढ के बता दो मुझे, चलो ढूंढ के बता दो। इसने एक नया डिपार्टमेंट डेवलप किया, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? और इसके टाइम पीरियड में एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, उसका नाम क्या है? ये भी बताओ मुझे। रोहित, नॉट, सही आंसर नहीं है। सिंचाई के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था एक नया विभाग, इसने नहीं। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड सर, याद नहीं आ रहा है। दीवाने अमीरे को ही, वेरी गुड, इसने एक नया विभाग बनाया था, दीवा दीवान ए अमीर को ही। ये विभाग, इस विभाग का संबंध है एग्रीकल्चर, कृषि के विकास के लिए इसने दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये एक इसके काल में डेवलपमेंट। अभी यहां ध्यान रखना, इनके काल में कुछ नए विभाग स्थापित किए गए, जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने दो नए विभाग बनाए, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, पूछा है एग्जाम में। और इसने एक नया विभाग बनाया दीवाने अमीर को ही। ठीक है, बलबन ने एक नया विभाग बनाया था भाई, उसने भी। दीवाने अर्ज, ये भी ध्यान रखना है, सैन्य विभाग के लिए। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके काल में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, इसकी वजह से इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था भाई। सांकेतिक का मतलब तांबे का दाम और तांबे के जीतल के बराबर अन्य कमजोर धातु के सिक्के चलाए थे इसने। ठीक है, एक बात। दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक डायनेस्टीज फॉर्म हुई थी, उसका, उस डायनेस्टी का नाम बताओ। तो मैं उस दो बंदों का नाम लिखता हूं, तुम डायनेस्टी बताना। उनका नाम तुम लोगों ने सुना है? नाम, नाम सुना है जी? नाम लिखता हूं मैं। एक का नाम है हरिहर, और दूसरे का नाम है बुक्का। चलो अब बता दो मुझे, बताओ भाई रोहित, नीरज, अब आई याद? याद आया अब? आया? आया आपने याद? जो सवाल मैं तुम लोगों से पूछ रहा था अभी, यही तो पूछ रहा था मैं। रोहित, अब क्या याद आया? बताओ। वेरी गुड मेरे लाल, इसका आंसर तो तुम ही दोगे। अब मैं देखो, कालिदास इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तुलसीदास इज रिलेटेड टू ये अकबर। ठीक है, और सूरदास इज रिलेटेड टू जहांगीर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने विजयनगर बहमनी साम्राज्य का अंत कर विजयनगर की नींव रखी थी। इसी समय, इस समय जो कंटेम्पररी रूलर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। इसका आंसर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग देंगे, कोई भी इसका आंसर, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। वेरी गुड। बीरबल किसके टाइम में? अकबर। अकबर 74 का क्या आंसर हुआ? 74 का आंसर क्या हुआ जी? बी, अकबर के काल में। अब यहां पर मैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, तो मैं थोड़ा एक और इससे जुड़े हुए, मेडेवल से जुड़े हुए कुछ और आंसर पूछूंगा आपसे, वो आंसर आप बताइए, वो उसका आंसर अपने को बताना है। अब मुझे आप आंसर बताएंगे कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। ठीक है, उपनिषद का, एक मिनट मुझे लिखने दो। उपनिषद, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया था फारसी में, किस नाम से किया गया था ये बताओ। उपनिषद को फारसी में ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। ठीक है,
उसका किस नाम से ये ट्रांसलेट किया गया था? उपनिषद। बताएंगे मुझे? और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, हो सकता है आगे हो। महाभारत, या आप रामायण कह सकते हैं, रामायण का फारसी में ट्रांसलेट किया गया था, वो किस नाम से किया गया था? ये आप बताइएगा। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? अब रामायण की जगह महाभारत कर दो, रामायण छोड़ दो। और इसका बताओ रोहित, इसका बताओ, उपनिषद का। सर्रे अकबर नाम से आप देखेंगे, उपनिषद का फारसी में ट्रांसलेट किया था किसने? दारा सिको ने। ये ध्यान रखना भाई, ये पूछा हुआ एग्जाम में, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो अपन हाईलाइट नहीं करते वो एग्जाम में पूछ देता है। तो उपनिषद का ट्रांसलेट किया था दारा सिको ने सर्रे अकबर नाम से, और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था रज्मनामा, रज्मनामा नाम से फारसी में। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 75। 75 का आंसर, शाहजहां किस वंश का शासक था? ये तो तुम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर नहीं बताएगा। राइट आंसर ए है। अब चलिए इसकी जगह एक और क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दे दीजिए। इसकी जगह मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसकी जगह एक और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसने सबसे पहली बार समुद्र देखा था? बताओ, वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसने सबसे पहली बार समुद्र देखा था? आंसर बताइए। गौतम, गलत आंसर। सबसे पहले अकबर ने देखा था। ठीक है, और अकबर ने यहीं पर पुर्तगालियों से मुलाकात भी करी थी। तो सबसे पहला रूलर मुगल शासक अकबर है जिसने समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मुलाकात भी करी थी गुजरात में। ठीक है, समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ रोहित? क्लियर हुआ? चलिए, ऐसे भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बाबर का संबंध किससे? मुगलों से। अब चलो यहां पर एक और क्वेश्चन का जवाब दो। एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे आप मुझे कि किसके शासन काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई? भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। आंसर दो भाई फटाफट। किसके शासन काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई? स्टार्ट हुआ उसका प्लांटेशन। स्टार्ट पूछ रहा हूं मैं, एंड नहीं, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। तो वो है जहांगीर। चलो एक और क्वेश्चन बता दो इसी के साथ। ये जो टोबैको है, तंबाकू, ये प्लांट आया कहां से? इसका ओरिजिन कंट्री कौन सा है? इंडिया का प्लांट नहीं है भाई तंबाकू। ये कहां से आया है? तंबाकू का ओरिजिन कंट्री कौन सा है? कहां से आया ये भारत में? बिल्कुल गौतम, पोर्तुगीज जो है वो लेके आए इसे, पुर्तगाली, भारत। और इसकी सबसे पहली बार खेती जहांगीर के काल में हुई थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए बाद में इसको बंद करा दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको पता होगा, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? किसकी पत्नी थी भाई? 77 का आंसर दो। मुझे उम्मीद है सबको पता होगा। 77 का आंसर सी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। चलिए अब अ, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
जहांगीर के बचपन का नाम क्या था जी? चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर, कौन बताएगा? चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर क्या नाम था? सलीम। सलीम ही नाम क्यों पड़ा जी जहांगीर का? जहांगीर का नाम पप्पू जहांगीर का नाम सलीम ही क्यों पड़ा? बताओ, जहांगीर का नाम सलीम ही क्यों पड़ा? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का नाम सुना होगा आपने। शेख सलीम चिश्ती, ये जो एक सूफी संत थे, और अकबर जो है, अकबर इनका फॉलोअर था, शेख सलीम चिश्ती का। और आप कहते हैं कि अकबर को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से दुआ करी थी, ठीक है। और इनकी दुआ के पश्चात आप देखेंगे इसका जन्म हुआ जहांगीर का, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम रखा था। तो शेख सलीम चिश्ती वॉज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में से किसके कंटेम्परेरी थे। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इनका इनकी मजार कहाँ है जी? शेख सलीम चिश्ती की मजार कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की मजार कहाँ है? गलत रोहित, रोहित गलत। शेख सलीम चिश्ती की मजार कहाँ है? तुम बता रहे हो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उनकी मजार अजमेर में है। मैं मोइनुद्दीन चिश्ती की नहीं, मैं शेख सलीम चिश्ती की। ये दोनों चिश्ती संप्रदाय से थे, तो यहाँ चिश्ती चिश्ती पे कंफ्यूज नहीं होना है। नीरज, लाहौर नहीं मेरे लाल। अगर तुम लोग कभी गए होगे कहां पे? दिल्ली भी नहीं। जो इसका सही आंसर दे देगा ना, उसको आज मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। नेट पे सर्च करके बताओ मुझे, मैं उसका पहला लाइन लिखता हूं, पहला लाइन लिख रहा हूं मैं उसका। पहला लाइन लिख दिया मैंने, अब आंसर बताओ। पहला लाइन लिख दिया मैंने, आंसर बताओ। ओहो, वेरी स्मार्ट। फतेहपुर सीकरी। तुम लोगों में से कौन कौन फतेहपुर सीकरी गया है जी? कोई गया है क्या तुम लोगों में से फतेहपुर सीकरी? आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर जयपुर रोड पे। कोई गया है फतेहपुर सीकरी? आप अगर एंटर करेंगे तो फतेहपुर सीकरी में दो ही चीजें देखने वाली हैं। एक तो बाबा का, ये जो शेख सलीम चिश्ती है इनकी मजार है, और दूसरा है वहां पर बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, ये मैंने इसलिए कहा कि ये दो चीजें आप देखने लायक है। अगर आप बुलंद दरवाजा देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि वाकई कोई चीज है। इतनी हाइट है कि तुमको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ा होके, ठीक है, दिखेगा ही नहीं, बहुत वाकई में बुलंद है ये। नहीं गए सर, बगल में है। अच्छा, सीकर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर राजस्थान कौन है सीकर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर राजस्थान? सीकर डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर नहीं है भाई, फतेहपुर सीकरी है भाई, ये यूपी में है। ये तुम राजस्थान में मत चले जाओ, ये यूपी में है, ये बॉर्डर है एक तरह से। इसके बाद राजस्थान का बॉर्डर शुरू होता है आगे जाके, यहाँ पर ये यूपी में पड़ता है। ये फतेहपुर राजस्थान वाला नहीं है, सीकर डिस्ट्रिक्ट का। समझ में आ रही है बात? क्लियर पर, क्लियर हुआ रोहित? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? कब लड़ा गया था जी? अब देखिए, एक तो है यहाँ पर तराइन की बात आ रही है, तो तराइन देख लें। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1191 में। उसके बाद एक तराइन का दूसरा युद्ध भी है, तराइन का दूसरा द्वितीय युद्ध, ये लड़ा गया था 1192 में। उसके बाद तीसरा एक और युद्ध हुआ था, उसका नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और ये लड़ा गया था 1194 में। ये
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और ये हुआ था जयचंद के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को डिफीट कर दिया था। ठीक है, तो ये 3 युद्ध आप याद रखिएगा, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावर का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया और किसको किसने हराया। ठीक है, तो ये तो पहला युद्ध 1191 में। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, भीम बगल में युद्ध हुआ था। यहां तक क्लियर हुआ जी? फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी 79, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन बता दो यहां पर कि किसके काल के सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र बने हुए मिले हमें? किसके काल के सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र बने हुए मिले? लक्ष्मी के चित्र बने हुए मिले हैं किसके काल में भाई? बिल्कुल, मतलब ये टाइम मोहम्मद गौरी का ही था, पृथ्वीराज चौहान का है। इस समय क्वाइंस पर लक्ष्मी के चित्र बने हुए मिले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इसमें पृथ्वीराज चौहान नहीं था, मोहम्मद गौरी का टाइम था, दिया हुआ था। तो वो भी आंसर अगर आप देंगे तो सही होगा, क्योंकि उसी टाइम में ये था। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दीजिएगा जी। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बहुत, अरे यार ये तो एंशियंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। एंशियंट का क्वेश्चन यहां पर एक डाल दिया। अगला अगला बढ़ते हैं 81। हुमायूं किस वंश का शासक था? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने, मुगल का। चलो यहां से मैं क्वेश्चन पूछता हूं एक, यहां से क्वेश्चन पूछता हूं एक। यहां पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मेडाइवल का। ये आप बताइएगा मुझे कि अ, बलबन के टाइम का क्वेश्चन है। बलबन ने अ, बलबन ने वो एक पुरानी चली आ रही परंपरा थी जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की गई थी, उसको समाप्त कर दिया था। वो क्या था बताओ? बलबन ने एक पुरानी परंपरा समाप्त कर दी थी जो इल्तुतमिश के टाइम से चला आ रहा था। वो कौन सी परंपरा, कौन सा ट्रेडिशन था? बिल्कुल, वेरी गुड रोहित। 40 गुलामों के दल को तुर्कान ए चियलगानी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर आपसे मैं पूछता हूं, आंसर दीजिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के कंटेम्पररी थे? मतलब किस शासक के समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, वो किस शासक के समकालीन थे? आंसर दो फटाफट। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे भाई? आंसर दीजिए इसका मुझे। मलिक मोहम्मद जायसी वॉज कंटेम्पररी ऑफ विच रूलर? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे भाई? अलाउद्दीन के? कि बलबन के? बलबन, बलबन के टाइम में थे मलिक मोहम्मद जायसी, और ये अलाउद्दीन के टाइम में भी रहे आगे, लेकिन बलबन के काल से प्रारंभ होता है और आगे भी ये कंटिन्यू रहे इन सुल्तानों के काल में। ठीक है, अलाउद्दीन के काल में भी रहे, लेकिन बलबन इज राइट आंसर, बलबन के काल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ है जी? हुमायूं का मकबरा कहाँ है?
वेयर इज सिचुएटेड टॉम्ब ऑफ हुमायूं? कहां पे है? एक तो पहले हुमायूं का मकबरा कहाँ है, और दूसरा किसने बनवाया, ये बता दो। तो इसका राइट आंसर है डी, और ये है कहां पर है, ये दिल्ली में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसे ताजमहल की प्रतिकृति भी कहते हैं। ठीक है, मालूम है ना आपको, ताजमहल की प्रतिकृति भी कहते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था जी? बताओ इसका आंसर। 83 का आंसर बताइए फटाफट। 83 का आंसर, 83 का आंसर बताओ मुझे। 83 का आंसर बताइए। बहादुर शाह प्रथम। अब यहां बहादुर शाह दो बार आता है जी। बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। ये बहादुर शाह प्रथम किसका बेटा था? ये था औरंगजेब का बेटा। ठीक है, औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसे साहेब बेखबर भी कहा जाता है और रंगीला बादशाह भी। और एक बहादुर शाह सेकंड भी है, बहादुर बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह सेकंड को जौहर कहा जाता है, और वो अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट। इसका तो जन्म, बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर। चलिए, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी, जो रॉयल लैंग्वेज था वहां का, वो कौन सा था? मुगल काल का की राजकीय भाषा कौन सी थी जी? बताइए। मुगल काल की राजकीय भाषा, बिल्कुल, वेरी गुड, पर्शियन, फारसी मुगल काल की राजकीय भाषा थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत खुशी हो रही है मुझे जान के, काफी अच्छी तैयारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो तुम सभी लोग दे दोगे। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? बताओ भाई। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस, जयपुर में। अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दो। हवा महल का नहीं है। जयपुर में आपने वो देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं जी, जिसके अंदर साइंटिफिक तरीके से वो बनी है, दिशा और समय देखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी उसको? अरे जयपुर में है, रॉयल पैलेस के बगल में। देखो नाम मुझे इसकी उसका याद नहीं आ रहा है। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जयपुर के अलावे और किस राज्य में, किस शहर में है वो। तारामंडल नहीं भाई, तारामंडल नहीं। अरे वो ओपन है, खुले में, खुले में है, और उसमें पुराने जमाने में टाइम देखा जाता था, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून का। उसको क्या बोलते हैं? जयपुर में है, हाँ, वेरी गुड। ओहो पूनम, जंतर मंतर, वेरी गुड। जंतर मंतर जयपुर के अलावे और कहाँ कहाँ है? ये साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया गया है इसको। तो जयपुर में भी है, इसके अलावे और कहाँ कहाँ है? ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा है। इसका आंसर मुझे देना। अच्छा, लखनऊ में भी है गौतम, जंतर मंतर। इसका आंसर मुझे तुम लोग रिप्लाई करना। अपन आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को डैश को कमरे के आगरा के किले में कैद कर रखा था। बताओ भाई, किसको किले में कैद, किसने किसने किसको किले में कैद करके रखा था? बताओ। राइट आंसर सी है, शाहजहां को उसने कैद कर लिया। किसने? औरंगजेब ने भाई साहब। और आप देखेंगे कि औरंगजेब को उन्होंने उसने कैद किया, और कैद के बाद 1666 में, 8 वर्ष पहले कर दो इससे, तो 8 वर्ष पहले का डेट क्या होगा? 59, 58, 1658, 1658 में उसने कैद किया आगरा के किले में, और 8 इयर्स तक, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा है, 8 इयर्स तक। और एज क्या थी उस समय उनकी? 74 इयर्स थी शाहजहां की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, शाहजहां
की सेवा करने के लिए उनके साथ एक फीमेल रही थी, और उसका नाम बताना है आपको। वो उनकी बेटी थी। उसकी उनकी बेटी का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा है, बताइएगा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला, कि 1658 में शाहजहां ने औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। 8 वर्ष तक वो कैद में रहे, 1666 तक। और 8 वर्ष की कैद के बाद उनकी डेथ हो गई इस समय। ठीक है, 74 वर्ष की एज हो रही थी उनकी जब उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और यहां पर उनकी बेटी जहां आरा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा है, जहां आरा जो थी वो कैद में, जहां आरा, ठीक है, जहां आरा कैद में रही शाहजहां के साथ, उनकी सेवा करी जहां आरा ने। ठीक है, और फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये चारों पांचों फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं इसके रिगार्डिंग। अब यहां पर औरंगजेब की बात आती है। चलिए औरंगजेब के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको थोड़ा समझ लें, देख लें। चलो बताओ, पूछा है कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था जी? कौन बताएगा? औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा रोहित, एमपी में। मैं जगह का नाम पूछ रहा हूं। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? एक तो इसका बर्थ बताना है, जन्म, जगह का नाम, उसके बाद दूसरा बताना है उसकी वाइफ का नाम, पत्नी का नाम, उसके बाद बताना है वाइफ के नाम, उसके बाद उसके टीचर का नाम बताना है, एग्जाम में पूछा है, गुरु का नाम। उसके बाद आपको बताना है उसको इसको एक उपनाम दिया गया है, सरनेम, वो क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि उसकी डेथ कब हुई। ठीक है, उसके बाद अपनी वाइफ की याद में उसने एक टॉम बनवाया था, मकबरा, वो कौन सा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने को बताने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बर्थ कहां हुआ था जी? 1618 ईस्वी में दाहोद जगह है। कहा है जी दाहोद? दाहोद एमपी में है रोहित, कि गुजरात में है? दाहोद एमपी में है। ठीक है, यहां पर इसका जन्म हुआ था। वाइफ का नाम क्या था जी? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम थे फारस, ये पर्शियन क्वीन थी, पर्शियन राजकुमारी, दिलरास बानो बेगम। ठीक है, उसके बाद इसके टीचर का नाम क्या था? बताओ, टीचर का नाम क्या था? क्या नाम था? मीर मोहम्मद, मोहम्मद हकीम नाम था इसके टीचर का। उपनाम क्या है जी इसका? तो इस उपनाम में इसको जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। और इसकी डेथ कब हुई थी? 1707। ठीक है, और इसने अपनी बीवी का टॉम कहां बनाया था? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में बनवाया, जिसका नाम था बीबी का मकबरा। कब बनवाया था जी ये बीबी का मकबरा? एग्जाम में पूछा है, बीबी का मकबरा कब बनवाया था? 1679 ईस्वी में ये पूछा है। बीबी का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। यहां पर इसने बनवाया था बीबी का मकबरा। और 1679 ईस्वी में इसने जजिया कर को भी पुनः लागू किया था। ठीक है, जजिया कर को। अब एक क्वेश्चन आ रहा है जजिया कर से, थोड़ा मुझे उसका आंसर तो बता दो तुम लोग। जजिया कर में ब्राह्मण जो थे वो मुक्त थे, मतलब ब्राह्मणों पर ये टैक्स नहीं लगता था जजिया। तो वो कौन सा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया? बताओ, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स इंपोज किया, इंप्लीमेंट किया। जो इसका आंसर बता देगा ना आज, जो रोहित, नीरज, सब लोग, तुम लोग एकदम नेट पर सर्च कर लो, नेट पर सर्च करके बता दो मुझे। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक मैं पानी पीता हूं और तुम लोग इसका आंसर बताओ।
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम क्या था? गौतम। पता चल गया भाई सबको? हम्म। अच्छा, ढूंढ ही लिया तुम लोगों ने फाइनली। उस बंदे का नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। इसने भाई साहब ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। चलो एक और सवाल का जवाब मुझे पता था सर, बट कंफ्यूज था। अच्छा गौतम, चलो अब एक और सवाल बता दो। वो कौन सा शासक काल शासन कौन सा मिडाइवल फेज का, मतलब मध्यकालीन भारत का रूलर है, जिसके टाइम में पहली बार इरिगेशन के लिए कैनाल्स डेवलप किए गए, मतलब सिंचाई के लिए नहरों का विकास किया गया? इरिगेशन के लिए कैनाल विकसित किया, मतलब पहली बार शुरू किया उसने। नाम बताओ भाई उसका। यही सब क्वेश्चन है मार्केबल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तुम्हारे एसएससी जेईएन में पूछा है क्वेश्चन कि वो कौन सा रूलर है जिसने सबसे पहले इरिगेशन के लिए कैनाल्स डेवलप किए। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने कैनाल्स डेवलप किए हैं। निर्मा सरफ से धोऊं तुमको मैं? अच्छा रोहित, मुझे मालूम था तुम यही आंसर दोगे, फिरोज तुगलक। यही तो बात है, सर नेहरू का जन्मदाता। फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन। ओहो, नवीन। यार इसने तो एकदम गर्द, मतलब साफ, मतलब एकदम तूफानी काम कर दिया नवीन ने। नवीन ने सही आंसर दिया इसका। सब लोग फिरोज फिरोज कह रहे थे, मुझे पता था सब फिरोज कहेंगे। गयासुद्दीन तुगलक was first ruler who started build canals for irrigation. गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर था। फिरोज तुगलक तुम लोगों को इसलिए याद आ रहा है क्योंकि फिरोज तुगलक के काल में बड़े पैमाने पर कई सारे कैनाल्स डेवलप किए गए इरिगेशन के लिए। इसने सिंचाई कर भी लगाए। समझ में आ रही है बात? तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन फिरोज तुगलक के काल में इसका व्यापक रूप से विस्तार हुआ, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाए गए। लेकिन इसकी शुरुआत की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। आई बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो और उसको अपने दिमाग में फिट करना है। ये सुनना, इधर से सुने और इधर से बाहर नहीं निकालना है। ये कुछ ऐसे अनछुए क्वेश्चंस और पहलूज हैं जो मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मेंशन नहीं है, जिसको अपने को ध्यान में रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अब समझ में आया आंसर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो जल्दी बोलो भाई। सर सुदर्शन झील का भी, रोहित, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था, आप देखेंगे, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये गुप्त काल में तो उसका निर्माण हुआ था, ये सुदर्शन। लेकिन मैं यहां पर मैंने नाम क्या रखा था शुरू में? मैंने कहा मध्यकाल में। मैंने एंशियंट की बात नहीं करी थी, मैंने मध्यकाल की बात करी थी। मध्यकाल में अगर मैं एंशियंट की बात करता कि प्राचीन काल में नहरों का विकास सिंचाई के लिए किसके द्वारा किया गया, तो आप देखेंगे कि हो सकता है। और उस जमाने में रहट का इस्तेमाल होता था। रहट का मतलब तालाब में वो पानी एक बना होता था, इसमें पीछे पुश करते थे वो पानी। रहट का इस्तेमाल होता था गुप्त काल में। रहट एक यंत्र है जिससे सिंचाई किया जाता था। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक जो बता रहा हूं मैं? यस और नो? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, अरे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया था, तो सबको मालूम होगा, हुमायूं के बीच में। अब मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से। 87 का रिप्लेस करके मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना उसका। ठीक है, इसका आंसर देना है अपने को कि दीवान ए बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान नामक एक नए संस्था की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ओहो नीरज, आगे लगा दिया तुमने, बिल्कुल, फिरोज तुगलक। दीवान दीवाने बंदगान था क्या भाई? दीवाने बंदगान था क्या? हेलो। हम्म, गुलामों की देखरेख करने के लिए एक विभाग बनाया गया था, दीवाने बंदगान। और दीवाने खैरात की स्थापना किसने करी थी? दीवाने खैरात, दीवाने खैरात बताना। दीवाने खैरात की नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने करी थी? दीवाने खैरात। रोहित क्या लिख रहे हो? कुतुब। अच्छा, दीवाने खैरात की स्थापना अलाउद्दीन ने करी थी नीरज। निर्मा सरफ से धोऊं मैं अभी? दीवाने खैरात की स्थापना किसने करी थी? फटाफट रिप्लाई करो मुझे। नहीं समझ में आ रहा है तो नेट पे चेक कर लो। दीवाने खैरात की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दो नए विभाग स्थापित किए थे, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान तो गुलामों के लिए, और दीवाने खैरात विधवा मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए उसने दीवाने खैरात की स्थापना करी थी। इट्स ए चैरिटेबल डिपार्टमेंट, एक चैरिटी का विभाग बनाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। चलो एक और क्वेश्चन बता दो फिरोज तुगलक से संबंधित। सर ये दीवाने एक साथ बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैं दीवाना दीवानी जितने हैं ना ये एक साथ मैं लिखवा दूंगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं ये सब एक साथ ही लिखवा दूंगा। कल की क्लास में मैं जो भी दीवाना दीवानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, दीवान का मतलब होता है विभाग। ठीक है, यहाँ दीवाना दीवानी पर मत जाना। दीवान का मतलब सीधे सीधे विभाग होता है। तो दीवान ए बंदगान मतलब गुलामों का विभाग कौन सा था? समझ में आ रही बात? आइए। हाँ रोहित, पोस्टपोन्ड हो गई, अभी पता चल रहा है, शुरू में ही बात कर लिया। खास एंड खास दोनों। ठीक है, देखो यहां पर मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं, फिरोज तुगलक का ही क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक ने कुछ नए शहरों की स्थापना करी थी, कुछ नए सिटीज डेवलप किए थे, वो सिटी का नाम बता दो मुझे। फिरोज तुगलक ने कुछ नए सिटीज की स्थापना करी थी, उन सिटीज का नाम बताओ मुझे। बताओ फटाफट बताओ मुझे उनका नाम। एक साथ ही लिख लेते रोहित, दो बार लिखने की क्या जरूरत है? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। ठीक है, हिसार। बिल्कुल, ये चार पांच शहर हैं। हिसार है, जौनपुर है, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है। ठीक है, ये इन सभी शहरों की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। समझ में आई बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन लोग नए जोश और जुनून के साथ दोबारा मिलेंगे और कुछ और नए क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे। आगरा भी था शायद, नहीं मेरे लाल नीरज, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी है आगरा का फाउंडर। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। ये लोदी डायनेस्टी का सेकंड रूलर था। ठीक है, उसने करी थी आगरा की स्थापना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे फिर सेम टाइम यहीं पर, और कुछ और नए क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। ठीक है।
प्लीज। पीछे क्वेश्चन तो तुम लोगों को मिल ही गए होंगे एंशियंट वाले, ये खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, गुड इवनिंग, सॉरी गुड नाइट।